शादी की पहली रात जब मैंने अनीता को देखा तो मुझे वही 5 साल पुरानी बारिश वाली रात याद आ गई। फर्क सिर्फ इतना था कि आज वो मेरी स्टूडेंट नहीं, मेरी दुल्हन भी। मेरा नाम आदित्य है और मेरी कहानी उस तूफानी बारिश वाली रात से शुरू हुई थी। जब वो शाम, जब बारिश पड़ना शुरू हुई थी, फिर रुक ही नहीं रही थी। कि अनीता तो उस समय 20 साल की थी और मुझसे ट्यूशन पढ़ने आया करती थी, अपने घर नहीं जा पाई थी। उसके पापा ने मुझे फ़ोन करके कहा कि अनीता आपकी मम्मी के पास ही रुक जाएगी। बारिश की वजह से इधर आने का कोई भी रास्ता नहीं है और सुबह तक रास्ता साफ भी नहीं होगा, तो अच्छा होगा कि आप उसे वहीं पर रोक लें। मुझे न जाने क्या हुआ कि मैंने कह दिया कि ठीक है, पर मैं जानता था कि मम्मी तो आज घर हैं ही नहीं, वो तो शादी में गई हैं। अगर वो आना भी चाहें तो भी नहीं आ पाएंगी। मुझ पर तो भूत ही सवार हो गया था। मेरे अंदर का जानवर अनीता को देखकर उछल उछल कर बाहर आ रहा था। न चाहते हुए भी मैं अनीता को यकीन दिलाया कि वो चिंता न करे। वो मुझे इस तरह से देख रही थी, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। इसे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि मेरी मम्मी घर पर हैं या नहीं। तो उसके पापा का फ़ोन आया तो उसने झूठ बोल दिया कि आंटी घर पर ही हैं, आप चिंता न करें, सुबह रास्ता साफ होने के बाद मैं खुद आ जाऊंगी। अनीता की आज रात मेरे साथ रुकने की बात सोचकर मेरे शरीर में करंट दौड़ रहा था। वो मेरे पास से गुजरती तो उसकी खुशबू मुझे पागल कर देती थी। अनीता घर में ऐसे घूम रही थी जैसे ये उसी का घर हो। वो बहुत ही खुश नजर आ रही थी। मैंने उसे अपनी बहन के कपड़े दे दिए और बोला कि तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं तब तक कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। जब वो कपड़े चेंज करके मेरे रूम से बाहर आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। उसने मरून कलर की नाइटी पहन रखी थी। उस पर लगी जाली से उसका गोरा बदन दिख रहा था। लंबे बाल व बड़ी बड़ी आंखें, वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। और मुझे एक टक देख रही, जैसे पूछ रही हो मैं कैसी लग रही हूँ। जैसे एहसास हुआ कि वो मेरी तरफ देख रही है और मैं उसकी तरफ देखे जा रहा था, जो मैं चौंक गया और दूसरी तरफ देखते हुए बोला, अनीता तुम दाल खाती हो या ना? मैं तड़का लगा रहा हूँ। फिर दाल रोटी लेकर मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। अनीता ने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों से जकड़ लिया और बोली, अरे सर आप लाइए ना, मैं बना देती हूँ ना खाना। और ना चाकू मेरे हाथ से ले लिया। उसके छूने से मेरे शरीर में आग लगा दी थी और मैं बिना कुछ कहे एक तरफ बैठ गया। अनीता बोली, आप चिंता न करें, मेरी माँ ने मुझे खाना अच्छे से बनाना सिखाया है। मैं मुस्कुरा दिया और खाना बनाते और खाते हमने बहुत सारी बातें की। मुझे आज पता चला कि अनीता इतनी प्यारी तो है ही, पर बहुत सारी बातें भी करती है। वरना आज से पहले तो अनीता आती पड़ती और चली जाती। ऐसे ही हमने बहुत सारी बातें की और खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। बाहर से बारिश और बिजली की आवाज़ आ रही थी और तूफान बाहर आया है, लेकिन वो तूफान मेरे अंदर उठने वाले तूफानों से थोड़ा सा कम ही होगा। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और मुझे रह रहकर अनीता की याद आ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी उठकर उसके पास चला जाऊं और उसे अपनी बाहों में भरकर खूब सारा प्यार करूं, और मुझमें हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। मुझे पता था अनीता ही है, क्योंकि घर में और कोई भी नहीं है। मैं झट से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही अनीता मुझसे कहने लगी, सर मुझे अंधेरे से डर लगता है, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम एक तरफ सो जाओ। मैं अनीता को बेड पर एक तरफ इशारा करके हुए कहा कि वो एक तरफ लेट गई। मैं भी दरवाज़ा बंद करके वहीं दूसरी तरफ लेट गया, पर मुझे अब भी नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से अनीता उस नाइट सूट में कुछ इस तरह बेड पर लेटी थी कि जी चाह रहा था उसे बस देखता ही रहूं। बाहर एकदम बिजली कड़की, जिससे डरकर अनीता की आंखें खुल गईं। वो दोबारा से बिजली कड़कने से डरकर लेटे ही आकर मेरे सीने से चिपक गई। मैंने पूछा, अनीता ये क्या कर रही हो? उसने कहा, सर मुझे बिजली से कड़कने पर बहुत ही ज्यादा डर लगता है, मुझे ऐसे ही सोने दीजिए। मैं आगे कुछ नहीं बोल पाया, बस अपने कंबल में उसे छुपा लिया और बहुत देर तक उसे मैंने ऐसे ही अपने सीने से चिपकाए रखा। फिर मुझे एहसास हुआ जैसे उसकी आंखें खुली हों। मैं थोड़ा नीचे देखा तो वो मेरे सीने से बालों को निहार रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम अभी ठीक हो? उसने कहा, तो कुछ नहीं, बल्कि अपने दोनों हाथों से मुझे और जोर से अपनी ओर खींच लिया। अब इसके बाद मैं भी अपने ऊपर कंट्रोल ना कर सका। मैं भी उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में छुपा दिया और उससे पूछा, अनीता तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो, क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी पसंद हो? जवाब में उसने अपने दोनों हाथ मेरे सीने से चिपका दिए और मुझे नशा सा छा गया। मैंने अपने हाथ अपने आप ही चलने लगे। और ऐसा नहीं कि अनीता को अच्छा नहीं लग रहा था, वो मेरा पूरा साथ ही दे रही थी। उसकी गर्म सांसें मुझे और भी ज्यादा बेचैन कर रही थीं। तड़पती रातों में बाहर का मौसम भी बहुत ही सर्दी वाला था, लेकिन अंदर तो जैसे आग ही लगी हुई थी। अब मैं और कंट्रोल नहीं कर पाया था। मेरे हाथ तेजी से मेरी और अनीता के बीच की हर बाधा को एक एक करके खोल रहे थे और दूर फेंक रहे थे। हम दोनों एक दूसरे को इतने करीब से महसूस कर पा रहे थे जैसे कि पति पत्नी करते हैं। मेरे ज्यादा जोर लगाने पर अनीता की चीखें निकल गईं तो मैं अपने आप को संभालने लगा। मुझे लगा अनीता पूरी तरह से डूब चुकी है और उसे भी आनंद आने लगा है, तो मैं अपनी मनमर्जी करने लगा। अनीता इस अवस्था में बोली, सर
आप मुझे पहले से ही पसंद है, पर डर और बेझिझक के कारण मैं कभी आपको बता ही नहीं पाई। उसकी ये बातें मुझे और भी भड़का रही थीं। उसके बाद अनीता कुछ ना बोल सकी और बस उसकी आवाज़ें पूरे कमरे में बोलने लगी। कुछ देर के बाद उसके हाथों की पकड़ ढीली हुई और वो शांत हो गई। और 2 मिनट बाद ही मैं भी आनंद देता सागर में डूब गया। मुझे जिंदगी का मतलब बस यही लगा। हम कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद फिर उस कंबल में आ गए। उसके बाद कई बार कमरे में तूफान आया और गया। हम सोते फिर आंख खोलते फिर सोते और उसी तरह सुबह हो गई। मुझे सुबह उठकर शर्मिंदगी सी हो रही थी। अनीता भी मुझसे आंखें नहीं मिला पा रही थी। उसे चलने में भी थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। उसके पापा सुबह आए और अनीता को ले गए। उसके बाद वो 2 दिन तक ट्यूशन पढ़ने नहीं आई, तो मैं उसके घर पर गया तो पता चला कि वो पढ़ने के लिए इलाहाबाद चली गई है। मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैं पसंद नहीं था तो बता देती, मैं क्यों आगे बढ़ता। मैं उदास हो गया, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकता था। कुछ दिन यूं ही बीतने के बाद मैं अपनी पढ़ाई में मन लगाने लगा। मैंने ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दिया था। कई सालों की मेहनत के बाद मुझे एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। मेरे 5 साल बाद एक दिन जब मैं कॉलेज के गेट पर पहुंचा तो मैं अपनी गाड़ी से बाहर देखा। गेट पर एक जाना पहचाना सा चेहरा खड़ा था। थोड़ा पास जाकर देखा तो अनीता ही थी। उसने तो हमारे कॉलेज में ही एडमिशन लिया था। मैंने ड्राइवर को रोकने को बोला। मैं उतरकर अनीता के पास गया तो वो अचानक ही मुझे देखकर चौंक गई। वो मुझे देखकर कहने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अनीता तुम कहाँ चली जा रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा तो तुम मुझे बता सकती थी। ऐसे जाने की क्या जरूरत थी? अनीता की बात में मुझे भी बहुत शर्मिंदगी थी और मैं समझ सकता हूं कि तुम भी परेशान होगी कि अगर ऐसी कोई बात थी भी तो कम से कम बताकर तो जाती। अनीता ने कहा, नहीं सर, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मैं आपको प्यार करती थी और जो भी हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ था। मैंने पूछा, अगर प्यार था तो अनीता तुम क्यों भाग गई? उस वक्त मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाई। मैं डर गई थी कि अगर पापा को पता चला तो क्या होगा। बस इसीलिए यहाँ से चली गई। वहां जाकर पता चला मैं आपको कितना चाहती हूँ, पर देर हो चुकी थी। तो क्या तुम अभी मुझसे प्यार करती हो? मैं बिना देर किए उससे पूछा। मैं एक बार अनीता को खो चुका था, दोबारा नहीं खोना चाहता था। अनीता नीचे देखने लगी। मैं समझ गया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी शादी की बात करूंगा। अभी बताओ तुम कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। अनीता बोली, सर मैं कहीं एडमिशन नहीं ली, मैं बस आपके मिलने आई थी। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैं इलाहाबाद की ही एक स्कूल में टीचर हूं। घर आई थी, सोचा आपको एक बार देख लूं। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ी। आज मेरी बरसों की मेहनत और इंतजार का फल मेरे सामने ही खड़ा था। इसके 2 दिन बाद मैं और मेरी माँ अनीता का रिश्ता लेकर उसके घर पर गए। इसके पापा मुझे देखते ही पहचान गए। अंदर लेकर उन्हें जब पता चला मैं एक सरकारी प्रोफेसर हूं तो उन्होंने झट से हाँ कर दिया और ठीक 1 महीने बाद अनीता मेरी दुल्हन बनकर उस बेड पर बैठे थे जहां हमने 5 साल पहले एक दूसरे को पति पत्नी का हक दिया था। और आज मेरे पास अधिकार था कि मैं अनीता को पत्नी का सुख दे सकूं। उस रात मैंने अनीता को पूरी रात सोने नहीं दिया। अगले दिन उससे चला भी नहीं जा रहा था। शादी के बाद की वो पहली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सूरज की किरणें खिड़की से छनकर सीधे अनीता के चेहरे पर पड़ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और नई चमक थी। वो गहरी नींद में सोई हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो बरसों की तड़प, थकान और हमारे बीच की वो लंबी दूरियां बस एक ही रात में सिमट गई हों। जैसे ही उसकी नींद खुली और उसने अपनी नशीली आंखों से मुझे मुस्कुराते हुए देखा तो मुझे वही पुरानी 20 साल वाली अनीता याद आ गई। वही मासूमियत और वही हल्का सा संकोच आज भी उसकी आंखों में जिंदा था। जब हम तैयार होकर नाश्ते की मेज पर पहुंचे तो माँ हमें एक साथ देखकर निहाल हो गईं। उन्होंने बड़े प्यार से अनीता के सिर पर हाथ फेरा और मेरी तरफ देखकर धीरे से कहा, बेटा अब इसे अपनी जिंदगी से कहीं मत जाने देना। माँ की उस बात ने मेरे सीने में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। हमने वहीं बैठकर तय किया कि अब हम उन पुराने जख्मों और कड़वाहट को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देंगे। अनीता ने खुद ही फैसला किया कि वो इलाहाबाद की अपनी नौकरी छोड़ देगी ताकि वो मेरे साथ रहकर हमारे इस छोटे से संसार को संभाल सके। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया और हमारी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। एक शाम फिर वैसी ही तेज बारिश हो रही थी। हम दोनों बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे। अनीता ने धीरे से मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और भर्राई हुई आवाज में बोली, पता है सर, उस रात जब मैं बिना बताए भाग गई थी तो मुझे लगा था कि मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है, पर शायद किस्मत को हमारा साथ मंजूर था। मैंने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसके कान में धीरे से कहा कि अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। कुछ ही महीनों बाद हमारे घर में एक नन्ही सी परी आई। उसकी किलकारियों ने हमारे रिश्ते की हर कमी को पूरा कर दिया। वो पुरानी बारिश वाली रात जो कभी मेरे लिए एक बोझ या अपराध बोध जैसी थी, अब मेरी जिंदगी की सबसे हसीन याद बन चुकी थी। आज सिर्फ कॉलेज का एक प्रोफेसर नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे खुशहाल पति और एक पिता था, जिसे उसकी अधूरी मोहब्बत पूरी तरह मिल चुकी